बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। हम पढ़ रहे थे साल दवम के 13वें सबक, एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं, इब्न इंशा का। इस पे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने समाअत नहीं किए तो समाअत कर लें। आज हम इसके आखिरी लेक्चर की तरफ बढ़े हैं। पहला लेक्चर इसका इब्न इंशा के तारुफ़ और सबक के तारुफ़ अहम निकात पे हुआ था। दूसरा लेक्चर इसके पहले 3 सफ़ात का मुताला हुआ और आज तीसरा लेक्चर इसके आखिरी 3 सफ़ात का मुताला हम करेंगे। बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 4 की तरफ। पहले 3 सफ़े इसके उनका मुताला हो चुका, आखिरी 3 का आज हम करने जा रहे हैं। बात शुरू की गई, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट जिनपथ होटल में ठहरे हुए थे। कौन? डॉक्टर गुलबर्ग। डॉक्टर गुलबर्ग का हिंदुस्तान में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जिनपथ होटल में सिर्फ 1 रात का क़याम। कहते हैं, जो पिछले लेक्चर को मैं अगर थोड़ा सा बीच में ऐड करूं तो डॉक्टर गुलबर्ग एक बड़े मुहिमजू इंसान थे। उनको भी जो है वो ने अपनी शोहरत और ज़बान मुआशरत सीखने के लिए या ज़बान सीखने के लिए उन्हीं स्कीमों के साथ रहना पड़ा। बेनमक खाना और मछली रीछ का गोश्त खाना पड़ा, बर्फ़ के झोंपड़ों में रहना पड़ा। फिर आखिरी बात जो थी, कीनिया, हिंदुस्तान, थाईलैंड और नेपाल से होते हुए पाकिस्तान आए थे। अब काबल और तेहरान से होते हुए उन्होंने वापस अपने मुल्क जाना था, अपने घर जाना था। तो अब हिंदुस्तान में ठहरने की बात जो है वो यहाँ पे उसको उजागर किया गया कि जनाब पार्लियामेंट स्ट्रीट में जिनपथ होटल एक है, उसमें उन्होंने क़याम किया और सिर्फ 1 रात क़याम कर सके। अगली रात, अगले दिन सुबह को क्या हुआ कि गौकशी, गाय माता जो हिंदुओं की है, उसके मामले पर साधुओं और गैर साधुओं की तरफ से खौफनाक मुजाहरा। साधु कहते हैं जिस तरह हमारे यहाँ मलंग आप कह लें, दीनदार लोग जो होते हैं जिन्होंने सूफ़ी रंग अपनाया होता है, और गैर साधु जो दुनियादार होते हैं। तो वो सारे लोग, उन्होंने एक मुजाहरा किया गौकशी पे कि गाय को ना काटा जाए, और मगरबी टूरिस्टों को भी ख़तरात लाहक थे इससे। वो कहते थे कि ये भी गाय खाने वाले हैं, ये भी गोश्त खाते हैं, तो ये भी शामिल हैं उनमें, तो इनको भी बड़ा जो है ख़तरा था। लिहाजा इन्होंने वहाँ से निकलने में ही अमान समझी और पाकिस्तान पहुँच गए। फिर पाकिस्तान पहुँचते हैं तो बात होती है पेशावर वालों के खलूस की। कहता है पाकिस्तानियों ख़ुसूसन पेशावर वालों के ये बहुत मोतरफ़ थे और बड़े तपाक और खुलूस से मिलते हैं। PIA के ख़ास उन्होंने तारीफ़ की। PIA उस वक्त पेशावर वाले होटल के नाम से बेमज़ा ज़रूर होते थे, लेकिन ये था कि पेशावर के लोगों से बड़े खुश थे और पाकिस्तान की PIA से बड़े खुश थे। उस वक्त PIA जो था इदारा, दुनिया की जो अच्छी एयरलाइंस हैं उनमें शुमार होता था। 1966 की बात है। आजकल तो आपको खैर पता ही है उसका क्या हाल हुआ पड़ा है। तो पेशावर वाले होटल के नाम से बड़े जो है वो चिढ़ते थे कि जी वो तो ऐसे था जैसे नज़र बटू है, ताकि पाकिस्तान को नज़र ना लग सके। और आज वो एक धब्बा हम लगाते हैं ना, काला किसी कलक लगाते हैं, तो उससे ये है कि अगले बंदे को नज़र ना लगे। तो कहता है पेशावर का होटल तो ऐसे ही है पाकिस्तान में, जैसे उसको पाकिस्तान को नज़र ना लगे। पेशावर होटल का काबल होटल से मुवाजना भी करते हैं। इस तरह है, काबल के पार्क के सामने कतार दर कतार 4 टांगों वाले बगैर सींगों के गधों की कसरत। अब ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब उन्हें ये कहा गया था, जब उन पे हुई थी, लोगों ने तंज किया था उनके अपने दोस्तों ने कि जी आप क्यों जा रहे हैं उधर, क्या करने जा रहे हैं। उसमें एक बात ये भी थी कि आप जी काबल जा रहे हैं तो क्या वहाँ पे गधे नहीं होते जो आप जा रहे हैं। तो अब उनको ये बात बता रहे हैं
कि जी बिल्कुल काबल में गधे ज़रूर होते हैं, 4 टांगों वाले होते हैं, बगैर सींगों वाले होते हैं ज़रूर गधे होते हैं। सिर्फ ये बताना था कि मैं गधा नहीं हूँ, यहाँ हम लोग जो आते हैं इधर गधे नहीं हैं। मजाक का अंसर उन्होंने इधर पैदा किया। सफ़र नंबर 4 पे आखिरी बात करता है डॉक्टर गुलबर्ग की बीवी का संगतरों पर मचलना। संगतरे उन्होंने देखे। अब यहाँ पे उसकी बात भी हुई, संगतरों पर मचलना। तो वो कहती है कि जी मैंने इनसे ख़रीदने हैं ये संतरे। तो डॉक्टर गुलबर्ग की बीवी के संतरों पर मचल गई और बोली कि इसका भाव पूछिए। हमने भाव पूछा, आगा चंद दस्त। अब बेचारा क्या कहे, आगा इसका भाव क्या है। तो मुराद ये है, बेचारा कहता है कि हमारी फ़ारसी का संतरे वाले को ना समझना, ज़बान का ना समझने का बाहमी मसला रहा। मैं उसको समझाता, वो मुझे समझाता, दोनों एक दूसरे की बात ही ना हम ना समझ पाते। तो अब सिर्फ दिखाने के लिए कि डॉक्टर गुलबर्ग भी दूसरे मुल्क के बाशिंदे हैं, वो ये ना कहें कि साथ साथ मुल्क हैं, एक ही मुल्क के बाशिंदे हैं और एक दूसरे की ज़बान नहीं समझते, वहाँ फ़ारसी है, यहाँ पे उर्दू बोली जाती है। तो कहता है फिर मैंने उससे कोशिश की और जो है उसके बाद फिर कुछ अफ़ाम तफ़हीम में कुछ दिक्कत आई। उन्होंने कहा, मैंने डॉक्टर गुलबर्ग को कह दिया कि वो बेचना ही नहीं चाहता, वो बहुत महंगे बेचता है, छोड़िए इससे नहीं लेते। थोड़ा आगे गए तो कहता है एक और फिर शॉप पे पड़े थे, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो इधर लेने ही लेने हैं। तो फिर कहते हैं वहाँ से भी मैंने पूछ ली और कुछ अफ़ाम तफ़हीम में दिक्कत ना हो, बिलाखिर इशारों के नाम से मैंने उससे पूछा। कहता है कि संतरे वाले से कहा कि आगा बस ई कदर दे दो। तो उसने तोला तो 4 संतरे पड़े। कीमत हमने ना पूछी कि अफ़ाम तफ़हीम में दिक्कत ना हो। बिलाखिर बाहम ज़बान समझ ना आने के बावजूद भी हमारा मामला अगवान भाइयों का ये ज़रूर है। फिर हमने क्या किया कि 10 अगवानी का हमने नोट उसको दिया, 4 अगवानी उसकी बनती थी, 6 अगवानी उन्होंने मुझे वापस कर दी और इस तरह हमारा काम चल गया। फिर रेज़गारी उन्होंने वापस की। रेज़गारी से मुराद वही जो बकाया जात होता है वो उन्होंने वापस की और हम चल दिए। ये था सफ़ा नंबर 4 के हवाले से। सफ़ा नंबर 5 पे बढ़ते हैं। तो पहली बात हुई अफ़गानिस्तान में पब्लिशर्स और कुतुब फरोश लोगों की अदम मौजूदगी। मैं पहुंचा तो मैंने कहा कि जी इधर कोई कुतुब खाना हो। मैंने इधर पूछा पहले बुक स्टॉल कोई, उन्होंने कहा जी बुक स्टॉल क्या होता है। मैंने कहा कुतुब खाना। कहता कुतुब खाना क्या भाई, यहाँ पे कोई नहीं किताब कोई लिखता और ना ही कोई छापता है और ना ही कोई बेचता है। तो मैंने फिर उन्हें यह कहा कि रेलवे जो स्टेशन होता है वहाँ पे भी कोई नहीं। तो कहता है कि ये रेलवे को अंग्रेज़ों की बिदत और शैतानी चरखा करार देते हैं अगवानी लोग। तो उन्होंने कहा जनाब वो रेलवे इधर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, जाएं आप अपना काम करें। तो इधर आपने दर्रा खैबर के पार अफ़गानिस्तान की सरजमी पर कदम रखा और उधर एक सदी पीछे पहुंच गए। मेरे नज़दीक बड़ा अहम जुमला है पूरी इस जो है ना वो सफ़रनामे का। जो असल बात वो बताना चाहता है, क्योंकि इसका अफ़गानिस्तान जाना ही इसीलिए हुआ था कि वहाँ के तालीमी, मुआशी और मुआशरती सूरत हाल को देखे, उनके मेयार को देखे। तो कहता है कि इधर हम अफ़गानिस्तान पहुँचे और उधर हम एक पूरी सदी पीछे चले गए। ना तो रेलवे स्टेशन है, ना तो कोई कुतुब खाना है, कुछ भी नहीं है। कहता है पूरे अफ़गानिस्तान में सिर्फ 5 सरकारी प्रेस थे, सरकारी प्रेस। और यहाँ पे वो बात करता है अव्वल तो इन हालात में कोई शख्स कुछ लिखने का हौसला ही नहीं करता। अगर कोई मिर्ज़ा गालिब या फैज़ अहमद फैज़ पैदा हो भी जाए तो अज़राए कानून इसे हुकूमत को अर्ज़ी पेश करनी होती है कि इसको मैंने छपवाना है किताब को। कहता है अव्वल तो कोई लिखता नहीं, अगर कोई लिखने की जसारत कर भी ले तो हुकूमत को पहले मसवदा सारा देना पड़ता है, वो पढ़ती है, फिर उसके बाद कहता है कि उसके जो किताबत होती है, पैसों का खर्च लागत जितनी भी आती है वो बंदे को खुद पे करनी होती है। और कहता है कि अपनी किताबों में यही वजह है कि अगवानी अपनी किताबों में खजूर, किशमिश, बादाम के अलावा, अखरोट के अलावा किसी और चीज़ का जिक्र ही नहीं करते।
जब सियासी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई जिक्र होगा, कोई बात होगी, तो किताब नहीं छपेगी। सरकारी हैं, किताब छपवाने के लिए हुकूमत को अर्ज़ी की ज़रूरत पड़ती है। मुकम्मल छानबीन के बाद ज़ाती खर्च पर किताब छपने की या छापने की इजाज़त मिलती है। किताब की मांग और इस्तेमाल आपको पता है फिर क्या होगा, इस तरह की किताबें होंगी तो गैर मुल्की तो कहीं कभी भी नहीं पढ़ेंगे। ये था जी सफ़ा नंबर, हाँ वो कहता है नीचे उसने कुछ जमा दिया उसने, और इसमें किशमिश और चलगोज़े वगैरह डालकर ही बेचे जाएंगे। मुराद जब उसकी किताब की छप जाएगी तो फिर उसके बाद उसका क्या हाल होगा वो हमें पता, पाकिस्तानियों को ख़ास। सफ़ा नंबर 6 मुराद आखिरी सफ़े की बात होती है तो सैयद अमानुल्लाह के ज़माने में दारुल अमान नामी बस्ती बनाई गई, और जिसमें एक निक रेलवे लाइन या जिसको हम ट्राली लाइन का क़याम कह सकते हैं, ट्राली लाइन कह सकते, थोड़ी सी थी, एक शहर के लिए थी, तो ये उसने सैयद अमानुल्लाह ने बनवाई थी, जो कि एक इंजीनियर जो था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बच्चा सक्का हबीबुल्लाह खान नामी एक डाकू लुटेरा उठा और उसने रेलवे लाइन को बिदअत करार दिया और उखाड़ दिया, और आसार व सनादीद की जो है वो मौजूदगी को लाजमी करार दिया कि पुराने कदीम तरीन जो है वो रवाज हों यहाँ पे, और ये नई चीज़ें और ये सारी ख़त्म करें। तो इसने बच्चा सक्का हबीबुल्लाह खान ने, जो कि लुटेरा था, सैयद अमानुल्लाह जो कि उस वक्त हुकूमत कर रहा था, उसकी जो है ना उसकी हुकूमत को इसने तख्ता उनका उल्टा और ख़ुद हुकूमत पे बैठ गया। ये सैयद अमानुल्लाह की हुकूमत थी 1919 से 1929 तक, 1919 से 1929 तक। तो ये बात की बात है कि सैयद अमानुल्लाह की हुकूमत बच्चा सक्का ने छीनी, और फिर इसकी हुकूमत जो है वो फिर नादिर शाह ने आके इसको रौंद दिया, इस पे जो है वो कब्ज़ा हो गया और ये हालात उसके ख़राब किए। दरियाए काबुल को दुनिया दरिया कहने पर दूसरे दरियाओं से माजरत का इजहार किया। कराची के गंदे नाले से जो है वो इसका मुवाजना करवाया कि जी कराची का जिस तरह गंदे नाले हैं छोटे, उस तरह का यहाँ का जो है वो ये हालात हैं इसके। दरियाए काबुल को दरियाए काबुल ही नहीं कहता, कहता ये छोटा सा दरिया है जैसे कराची का कोई गंदा नाला हो। दरिया की गरीब नवाजी का नक्शा खींचता है। पुराने शहर के घरों तक पानी की अदम फरामी है, पुराने शहर में घरों तक पानी पहुंचता ही नहीं है। कहता है चंद एक इलाकों में हत्थी वाले नलके हैं, हैंड पंप हैं चंद एक इलाकों में, जहाँ पे हल्का हल्का कभी कभी पानी पहुंच जाता है। मट्टी के भरने के मट्टी पानी भरने के लिए मट्टी के मटके हैं। और रुबायात उमर ख़याम में छपी वो सुराइयों की बात करता है, जिस तरह वो सुराइयाँ हैं या बड़े बड़े सुराहे हम कह सकते हैं, सुराहा उसको कह सकते हैं, ऐसे ऐसे उनके जो है वो मटके हैं। फ़िलहाल कहता है शहर में सक्कों का राज है, जिसने सैयद अमानुल्लाह से हुकूमत छीनी, और सक्के की बादशाहत की कहानी एक अलग दास्तान है। इससे फिर बाद में नादिर शाह ने जो है वो छीन ली थी। तो ये था इसके इक़्तिबासात के हवाले से मुताला, जो कि अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मज़ीद इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ, अगले सबक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।